नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष का मुद्दा शांत नहीं हो रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि चीनी सैनिकों ने भारत की पेट्रोलिंग टीम की ड्यूटी में खलल डालने की कोशिश की। विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि भारतीय सैनिकों की तरफ से किसी तरह की अतिरिक्त गतिविधि को अंजाम नहीं दिया गया है और भारतीय सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा की सच्चाइयों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। भारत चीन सीमा विवाद पर वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक के भारत का समर्थन किए जाने पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में अमेरिकी समर्थन को बकवास बताया है। चीन ने कहा कि सीमा विवाद पर दोनों देशों के बीच राजनयिक चैनलों के माध्यम से परामर्श चल रहा है, इसमें अमेरिका का कोई काम नहीं है। बता दें, अमेरिका की वरिष्ठ राजनयिक एलिस जी वेल्स ने कहा था कि चीन यथास्थिति को बदलने की कोशिश के तहत लगातार भड़काऊ और परेशान करने वाला रुख अख्तियार किए हुए है। एक समय राम मंदिर आंदोलन का सक्रिय हिस्सा रही शिवसेना ने मंदिर निर्माण को लेकर अलग रुख अपनाया है। शिवसेना के मुख्य रणनीतिकार और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, ये समय राम मंदिर और भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों को देखने का नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस से लड़ाई का है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम लॉकडाउन के चलते कुछ दिनों बंद रहने के बाद फिर से शुरू हो गया है। एक और बीजेपी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की अपील की धज्जियां उड़ाई हैं। ताजा मामला हरियाणा के हिसार का है। यहां हांसी से भाजपा के विधायक विनोद भयाना गौशाला का उद्घाटन करने पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और गौरक्षक दिखाई दिए। देखते ही देखते उनके पास और लोगों की भीड़ भी जुटी दिखाई दी। गौरतलब है कि लॉकडाउन में किसी भी तरह की सार्वजनिक, धार्मिक या राजनीतिक सभा की इजाजत नहीं है। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज कांग्रेस नेताओं ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के दौरान आज कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव और डीके शिवकुमार समेत नेता जुटे। इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में लोग दिखे जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करते हुए नहीं दिखाई दिए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर अर्थव्यवस्था को लेकर चेताया है। द वायर को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर है। इसको अकेले पीएमओ नहीं संभाल सकता है। सरकार को विपक्ष के प्रतिभाशाली लोगों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी, नहीं तो ये तबाह हो जाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी पर एफआईआर गलत जानकारी के आधार पर लिखी गई है, इसे तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। दरअसल एफआईआर कराने वाले का आरोप है कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीएम केयर्स फंड को लेकर अफवाह फैलाने वाले और जनता को गुमराह करने वाले कुछ ट्वीट किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अम्पन तूफान से 72 लोगों की जान गई है और करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, सर्वनाश हो गया, कोरोना वायरस से ज्यादा नुकसान इस तूफान से हुआ है। प्रधानमंत्री को खुद यहां आकर जायजा लेना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए संकट के इस वक्त में सारा देश राज्य के लोगों के साथ खड़ा है। केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नागर उड्डयन सेक्टर को खोलने और घरेलू उड़ान शुरू करने के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा, ये काम धीरे धीरे और कई चरणों में किया जाएगा। इसके लिए पूरे देश के विमानन क्षेत्र को 7 रूटों में बांट दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने हर रूट के लिए न्यूनतम और अधिकतम भाड़ा तय कर दिया है। पुरी ने कहा कि 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू होने जा रही है। पहला चरण अगस्त तक जारी रहेगा। सरकार ने अगस्त तक टिकट के कुछ दाम तय कर दिए हैं। जैसे दिल्ली से मुंबई के लिए कम से कम 3500 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए तय किया गया है। भारत में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 5600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में 5609 नए मामले सामने आए हैं और 132 लोगों की जान गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,12,359 हो गई है, जिनमें से 45,299 लोग ठीक भी हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 3,435 हो गया है। वहीं एक्टिव मामले 63,624 हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में 360 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव केस 2,130 हो गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 127 हो गया है। इसके अलावा 3,099 लोग ठीक होकर जा चुके हैं। केरल में बीते 24 घंटे में 24 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले 510 हो गए हैं, जबकि एक्टिव मामले 177 हैं। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 143 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1605 हो गई है, जबकि 992 एक्टिव मामले हैं। बिहार में कोरोना के 96 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1872 हो गई। इसके अलावा दिल्ली में मरने वालों का आंकड़ा 194 हो गया है, जबकि एक दिन में रिकॉर्ड 571 मामले सामने आए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 11,659 हो गई। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सीआरपीएफ में पिछले 24 घंटों में 9 नए लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है।
जिससे सीआरपीएफ में कुल संक्रमितों की संख्या 335 हो गई है और अब तक 2 जवानों की मौत हो गई है। स्विगी ने भी गुरुवार से झारखंड में शराब की होम डिलीवरी सेवा शुरू कर दी है। इस तरह झारखंड के लोग अब घर बैठे शराब मंगवा सकते हैं। कंपनी ने यह भी बताया कि शराब की होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए कई राज्य सरकारों के साथ उसकी बातचीत एडवांस स्टेज में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया। इसको पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन लॉन्च किया गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों के हाथों में नकदी प्रदान करना है। इसके तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किश्तों में सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 50,19,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इस वायरस के कारण 3,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 20 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,51,853 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 93,000 से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में दूसरे स्थान पर रूस है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,08,705 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,972 हो गया है। ब्राजील में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 2,91,579 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 18,859 है। इसके अलावा ब्रिटेन में भी संक्रमितों की संख्या 2.5 लाख को छूने वाली है और संक्रमितों की संख्या 2,49,619 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 35,786 है। स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2,32,555 है, जबकि मरने वालों की संख्या 27,888 है। इसके अलावा इटली में संक्रमितों की संख्या 2,27,364 है और मरने वालों के मामले में दुनिया के तीसरे स्थान का देश है। यहाँ मरने वालों का आंकड़ा 32,330 है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका को उम्मीद है कि वह अगस्त में भारतीय टीम की मेजबानी कर सकेगी। सीएसए डायरेक्टर ग्रिम स्मिथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को कहा कि T20 सीरीज के लिए हम लगातार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई से संपर्क बनाए हुए हैं। बीसीसीआई भी सीरीज को टालने के इच्छुक नहीं है, इसलिए हमें उम्मीद है कि 3 T20 के लिए वे हाँ कर सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।